साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था उससे आगे की बात। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग का तीसरा पार्ट प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में मैं काफी कुछ आप लोगों को बता चुका हूं विस्तार से, जिसमें हमने अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये सब देख चुके हैं। अब चलिए उसी से रिलेटेड प्रायद्वीपीय भारत में ही कुछ महत्वपूर्ण पठार और हैं, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पठार की आज बात करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भारत के प्राकृतिक विभाग में आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार को। तो प्रायद्वीपीय पठार एक इंपॉर्टेंट भौगोलिक बनावट है भारत से संबंधित। तो क्या है और किस रूप में इसका विस्तार है और क्या भौगोलिक महत्व है, इसी को समझने का प्रयास करें। तो प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूं, क्योंकि तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थल, इसलिए उसको प्रायद्वीप कहा गया। अब यहां पर उसी प्रायद्वीपीय भारत का एक और नाम प्रायद्वीपीय पठार भी। कारण क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में जब हम लोग जाते हैं और भौगोलिक जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से पठारी लैंड से बना हुआ है। मतलब भूभाग जो है वहां ज्यादातर पठार का विस्तार है और पठार के विस्तार की वजह से इसको प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है। तो पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय भारत, सब उसके गुणों से संबंधित नाम है। अब प्रायद्वीपीय पठार की जब बात करेंगे तो यहां पर छोटे बड़े बहुत सारे पठार है। सब एक ही पठार हैं, लेकिन भौगोलिक बनावट में अपर्दन क्रिया से, नदियों के बहाव से वही पठार टूट टूट करके अलग अलग कई रूपों में बटा हुआ है। और उसी के अंतर्गत हम लोग आज दो महत्वपूर्ण पठार को देखेंगे। तो जो देख चुके थे उससे आगे की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था भारत के बनावट में, जब दक्षिण भारत की बात कर रहे थे तो ये हमारा भारत जिसका लोकेशन इस प्रकार से मैप पर दिखता है। तो यही भारत है जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे वाला। यहां पर हमने पढ़ा कि ये जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पढ़ लिया हमने। इधर हमने पढ़ा ये पूर्वी घाट पर्वत, और ये हमने पढ़ा था कि ये नीलगिरी पर्वत। यहां पढ़ा था हमने अरावली पर्वत है, और यहां पढ़ा था कि यहां पर लगभग विंध्याचल पर्वत का विस्तार। विंध्याचल पर्वत के बगल में हमने पढ़ा था नर्मदा नदी, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा पर्वत, ये नर्मदा और ये सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के बाद ताप्ती नदी, यही हमने पढ़ा था। ये सब पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये सब का हम नामकरण नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पीछे वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी वीडियो कंटिन्यूअसली निरंतरता के साथ उपलब्ध करा सकूं। तो ये दक्षिण भारत हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार में, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक पठार पढ़ेंगे। यहां पर पहला नाम है दक्कन का पठार। तो ध्यान रखना है, दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं इसको। वर्ल्ड लेवल पर इसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। अब डेक्कन ट्रैप के बनने के कारण संस्कृत में इसको दक्षिण को ही दक्कन कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा से और भारत के दक्षिण पार्ट में है, इसलिए नाम दक्कन है। इसके अलावा चूंकि ये पूरा पार्ट लगभग पठार ही है, और पठार होने की वजह से दक्षिण में इसको एक कॉमन नाम दिया गया है, संस्कृत से निकाल करके, अंग्रेजी से अपभ्रंश करके एक नाम दिया गया है दक्कन का पठार। इसी को दक्षिण का पठार भी कहते हैं। अब ये दक्कन के पठार की बात करेंगे तो इसको ध्यान रखना, इसका जो विस्तार है वो लगभग इस प्रकार से जो हम बना रहे हैं, इसी को आपको ध्यान देना। तो यही इसका विस्तार है। तो ये एक पठारी एरिया जो हम यहां बना रहे हैं, यही पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार।
तो ये ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है यहां चित्र में, यही दक्कन का पठार का लोकेशन। तो पठार का लोकेशन देखें तो लग रहा है कि लगभग दक्षिण भारत में मैक्सिमम एरिया यही कवर करता। और यहां से चलें तो उत्तर में जो शुरू हो रहा है, यहां पर विंध्याचल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत भी कह सकते हैं, यहां पर महादेव श्रेणी भी है, मैकाले श्रेणी भी है। तो यहां से शुरू होता है उत्तर वाला। इधर आए पश्चिम में तो पश्चिमी घाट पर्वत है, और पूर्व में है तो पूर्वी घाट पर्वत, और दक्षिण में है तो नीलगिरी पर्वत। यहां देख रहे हैं कि लगभग ये प्लेट जो है, ये प्लेट या पठार जो है, ये लगभग त्रिभुजाकार है। और ये त्रिभुजाकार प्लेट का जो विस्तार है, देख रहे हैं कि उत्तर वाले भाग में इधर लंबाई ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आया है लंबाई मतलब घटती चली गई है। तो लंबाई अगर ऐसे लेंगे तो लंबाई तो उत्तर से दक्षिण है, लेकिन ये वाला पार्ट ज्यादा वाइड है, और जैसे जैसे नीचे आया है ये पतला होता चला गया। तो ये दक्कन के पठार की बात। तो ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार की जब बात करते हैं तो ये एक लगभग त्रिभुजाकार पठार है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगल शेप में। तो ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार आकृति में है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह भारत की सबसे विशालतम पठार है, मतलब सबसे बड़ा पठार यही है, दक्कन का पठार। तो कभी कभी पूछ देगा कॉमन सवाल कि भारत में सबसे बड़ा पठार कौन है, तो दक्कन का पठार। यहां ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे नीचे गया तो ये संकीर्ण हो गया, मतलब उत्तर से दक्षिण में जाने पर, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो यह संकीर्ण हो गया, मतलब चौड़ाई इसकी घटती चली गई, मतलब ऊपर में चौड़ाई ज्यादा है, नीचे में कम है। अब यहां ध्यान रखना है कि जब इस दक्कन के पठार को स्टडी करते हैं तो ये कई राज्यों में फैला हुआ है, और लगभग पूरे अगर दक्कन के पठार को स्टडी करेंगे तो भारत के कुल मिलाकर के 8 राज्यों में इसका विस्तार है। तो ध्यान रखना है कि ये कम बेस लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान देना है कि जब दक्कन के पठार की बात करते हैं तो ये जो 8 राज्यों में फैला हुआ विस्तार है, इसका लोकेशन ध्यान देंगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि उत्तर में जो है ये शुरू होता है विंध्याचल श्रेणी से या विंध्याचल पर्वत से। तो विंध्याचल पर्वत उत्तर में, ये ध्यान रखना। तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत जो हमने कहा ऊपर में है, या इसको महादेव श्रेणी या मैकाले श्रेणी भी कहते। तो ध्यान रखना है ये उत्तर में विंध्याचल पर्वत। जब नीचे आएंगे दक्षिण में तो दक्षिण में ये जाता है नीलगिरी पर्वत तक। तो ये ध्यान रखना है, नीलगिरी तमिलनाडु के बारे में पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो नीलगिरी पर्वत तक चला जाता है जो दक्षिण में है, ये ध्यान रखना। पूर्वी भाग जो है ये पूर्वी घाट पर्वत तक, तो पूर्वी घाट पर्वत तक ये पूर्वी हिस्सा, और जबकि पश्चिमी घाट पर्वत जो है, तो पश्चिमी घाट पर्वत जिस सब के बारे में हमने पढ़ा है, ये इसका पश्चिमी छोर है। तो इस प्रकार से जब हम लोकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि पूरे दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसी पठार का विस्तार, और इसलिए कहा जाता है कि लगभग पूरा दक्षिण भारत जो है, जो साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत मुख्यतः दक्कन के पठार पर ही बसा हुआ है, दक्कन के पठार पर अवस्थित है। तो ये ध्यान रखना है, ये अलग अलग भी है, खंड खंड में बटा भी है, लेकिन अगर विस्तार देखेंगे तो जो विस्तार मिलेगा ये मुख्य रूप से पूरे दक्षिण भारत का जितना भी राज्य है लगभग इसी पठार पर सिचुएटेड रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है दक्षिण भारत के इस पठार को। अब यहां ध्यान देंगे कि जब इस दक्षिण भारत के दक्कन के पठार को देखा जाता है तो यहां पर कई तरह के स्थलाकृति, और जब इस स्थलाकृति को जब स्टडी करेंगे तो 3 भागों में बटा दिखेगा, लेकिन ये मुख्य रूप से जब टोटल का आप निकालेंगे तो इसकी जो औसत ऊंचाई मिलती है, ये औसत ऊंचाई ध्यान रखना है कि औसत ऊंचाई इस पठार का 300 से लेकर
900 मीटर के करीब है, ये ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा था जब पठार पढ़ रहे थे कि पठार एक भूतल का या भूभाग का उभरा हुआ पार्ट होता है जिसका शिखर सपाट होता है, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर मानी जाती है। लेकिन यहां पर औसत ऊंचाई देखते हैं तो 300 से लेकर 900 मीटर ऊंचाई का ये एक औसत एवरेज वाला, कहीं 300 कहीं 900, इस तरह से ऊबड़ खाबड़ है। अब यहां ध्यान रखना है कि इसका स्लोप दो तरफ है। उत्तरी भाग का स्लोप जो है ये इधर की तरफ है, मतलब पश्चिम की तरफ है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो इसका स्लोप ऐसे हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि ताप्ती नदी जो है यहीं से बहती है और ताप्ती नदी का बहाव यहां से चल करके अरब सागर में, तो ये ताप्ती नदी मान लेते हैं इधर। तो ये ध्यान रखना, अधिकांश नदियां इसी दक्कन के पठार से निकलती है दक्षिण में, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो। तो ताप्ती नदी का बहाव इधर है क्योंकि ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है प्लेट का, ये प्लेट्यू का या पठार का, उसका स्लोप पश्चिम की तरफ है, लेकिन इधर आते हैं तो स्लोप इधर हो जाता है। इसलिए इधर की नदियां चाहे कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, ये सब बह करके इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्योंकि इधर का स्लोप इधर है। तो ध्यान रखना है कि इस पर्वत का या इस पठार का जो स्लोप है ये दो तरह दिखता है। उत्तरी भाग का स्लोप पश्चिम की तरफ ज्यादा है और जबकि दक्षिण भाग में आते हैं तो स्लोप पूरब की तरफ ज्यादा है, और इसके कारण से नदियों का बहाव पश्चिम की तरफ भी है और पूरब की तरफ भी है। अब यहां ध्यान देना है कि जब हम लोग इस दक्कन के पठार को स्टडी करेंगे तो 3 भाग में बटा हुआ है, और इसलिए इस दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया। तो ये ध्यान रखना है कि यह पठार 3 भागों में बटा हुआ है, और यही तीनों को आपको ध्यान रखना, जिसमें पहला पठार है महाराष्ट्र का पठार, यह ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का पठार। जबकि दूसरा जो है ये है आंध्र प्रदेश का पठार, और तीसरा जो है ये है कर्नाटक का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन और इसका फीचर। आगे बहुत सारा टॉपिक जब आएगा तो इन सब को हम फिर से डिस्कस करेंगे, जब मिट्टी आएगा तो, खनिज आएगा तो, मिनरल रिसोर्सेज जब पढ़ेंगे इंडिया का तो सब आपको चर्चा करना हो। और इस रूप में ध्यान रखना है कि इस दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र के जोन में, महाराष्ट्र मतलब अगर ये महाराष्ट्र ले लें तो ये महाराष्ट्र ऐसे, ये वाला पार्ट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ऊपर में मतलब गुजरात से जस्ट नीचे महाराष्ट्र वाला पार्ट, और ये दक्कन का क्षेत्र है, और दक्कन के क्षेत्र में ये वाला पार्ट जिसको महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। और इस महाराष्ट्र के पठार का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, और इस पठार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ, और इसलिए इसको लावा का पठार भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लावा का पठार। तो कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि भारत में लावा के पठार का विस्तार मुख्य रूप से है कहां, तो महाराष्ट्र में। और लावा का पठार जहां होगा वहां ध्यान रखना है कि वहां की मिट्टी काली होगी, और इसलिए यहां काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। और काली मिट्टी का मुख्य काम जो है वो है व्यावसायिक फसल को डेवलप करना, और कॉमर्शियल क्रॉप के लिए ये एरिया वर्ल्ड फेमस है, जिसकी तुलना अमेरिका से और रूस के मिट्टियों से किया जाता है। तो ध्यान रखना है काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र के पठार में, और यह ध्यान रखना है कि व्यावसायिक फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी फल हम खाते हैं, अंगूर, नारंगी या अनार, ये सब वहीं से आता है, या गन्ने की खेती के लिए, या प्याज की खेती के लिए, या इवन कहें सूती वस्त्र के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है लावा का पठार। जहां पर सभी देख रहे हैं यहाँ खाद्यान्न का उपज नहीं हो रहा, धान गेहूं चावल नहीं उपजता है, लेकिन यहाँ वो चीज उपजता है जिसके वर्ल्ड मार्केट में बहुत कीमत होती है, बहुत उसका मूल्य मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये जो महाराष्ट्र का पठार है ये मुख्य रूप से बना हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाले बेसाल्ट चट्टान से। तो ये ध्यान रखना है, बेसाल्ट चट्टान, ये पूछता है एग्जाम में कि दक्कन का क्षेत्र में किस चट्टान का प्रधानता है, तो बेसाल्ट चट्टान का।
ऐसे तो सारा ज्वालामुखी चट्टान से ही बना हुआ, जिसको हम लोग मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा धरती से ऊपर आ जाता है और धरातल पर लावा बिछ जाता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो वही लावा जम करके कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान के रूप में डेवलप होता। तो ये मुख्य रूप से लावा से बना हुआ ज्वालामुखी विस्फोट में कभी न कभी माना जाता है कि बहुत पुराने समय में, और समय जो है उसको क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये जो बना हुआ है, ये जो पर्वत पठार, जो दक्कन का पठार, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। और क्रिटेशियस युग में आज से बहुत साल पहले, लगभग ये 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ होगा, और उस समय क्रिटेशियस युग चल रहा था। तो ध्यान रखना, ये 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी घटना। और जब ये विस्फोट हुआ और ये लावा बिछ करके इस प्लेट का निर्माण किया, और जिसको हम लोग इसके रूप में देखते हैं, जो एक पठार के रूप में आज दिखाई पड़ता, तो ये लावा का मैदान ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मिट्टी पढ़ेंगे तो फिर इस बात की चर्चा हो। अब यहां से चले तो ध्यान रखना है कि यहाँ दूसरा पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का पठार, और आंध्र प्रदेश के पठार का जो लोकेशन है वो दो भाग में बटा हुआ। पहले आंध्रा में था, तो आंध्र प्रदेश एक राज्य है दक्षिण का, और उसी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से इस दक्कन के पठार का विस्तार था। लेकिन अब ये आंध्रा का डिवीजन हो गया, विभाजन हुआ, और एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया जिसको तेलंगाना राज्य कहते हैं। तो तेलंगाना और आंध्रा दो राज्य बन गया, और इसलिए यहां पर ध्यान रखना है, ये आंध्र का प्रदेश का जो पठार है ये दो भाग में बटा हुआ, एक है तेलंगाना का पठार और एक है रायलसीमा का पठार। तो ये ध्यान रखना है, दो पठार के रूप में ये बटा हुआ है। तो तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। तो तेलंगाना का पठार और दूसरा रायलसीमा का पठार। तो आंध्रा के क्षेत्र में इधर आकर के इधर आएंगे, तो यही इसी का विस्तार इस रूप में है। टोटल ये पूरा प्लेट है, लेकिन आंध्रा के क्षेत्र में इस प्रकार से जो ये वाला एरिया है ये महाराष्ट्र का पठार हो गया और ये आंध्रा का पठार हो गया। और आंध्रा के पठार में दो भाग है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। अब यहां ध्यान रखना है कि तेलंगाना का पठार भी लगभग लावा के रूप में ही बना हुआ, जबकि ये जो है आर्कियन चट्टान से बना हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ अलग फीचर, और रायलसीमा के पठार में आकर के आर्कियन चट्टान जो एक अलग तरह का आग्नेय चट्टान ही है, और इसमें खनिज संपदा की बहुत प्रचुरता पाई जाती। तो ये ध्यान रखना है कि आंध्रा का पठार जो दो भाग में है, आंध्रा में आज एक तेलंगाना राज्य है, जो तेलंगाना का पठार का मुख्य विस्तार है वो दक्कन के पठार का ही पार्ट है। अब यहां देखें कर्नाटक का पठार, तो कर्नाटक के पठार को एक नाम दिया गया जिसको मैसूर का पठार भी कहते हैं। तो मैसूर कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी आर्कियन चट्टान से बना हुआ, ये ध्यान रखना। और हमने कहा था कि आर्कियन चट्टान जो है ये चट्टान खनिज संपदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ाया था, वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि जितने भी पठार होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, उसका सबसे आर्थिक उपयोगिता यही होता है कि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक मिनरल रिसोर्सेज मिलता है। भारत ही नहीं, वर्ल्ड में जहां भी खनिज संपदा का भंडार है वो किसी न किसी पठार का हिस्सा। और इस रूप में कर्नाटक का पठार मैसूर के पठार के रूप में आर्कियन चट्टान के प्रचुरता वाला क्षेत्र के रूप में देखा जाता। अब यहां ध्यान रखना है कि ये दो, एक महाराष्ट्र के क्षेत्र में और एक मैसूर के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के क्षेत्र की जब बात करें, ये वाला पार्ट यहां, तो यहां ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट झील है, नाम है लोनार झील। पूछता भी है कि लोनार झील है कहां, तो ध्यान रखना है लोनार झील महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक जिला है बुल्ढाना जिला, और बुल्ढाना जिले में लोनार झील एक इंपॉर्टेंट झील है जो इस दक्कन के क्षेत्र में मौजूद है। और लोनार झील को कई नाम से जाना जाता है, कभी कभी इसको क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि हमने कहा ये सब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाला स्थलाकृति के रूप में दिखाई पड़ता। और जब ज्वालामुखी फटता है तो हम पढ़े हैं या पढ़ेंगे
कि ज्वालामुखी के माउथ को ही क्रेटर कहते हैं। और जब उस माउथ में या क्रेटर में जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। और इस रूप में भारत का एकमात्र एक क्रेटर झील है जो इसी दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। अब यहां हमने कहा मैसूर में आर्कियन चट्टान का जो क्षेत्र है, यहां पर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अयस्क है जिसको लौह अयस्क कहते हैं, आयरन ओर। और आयरन ओर के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट खान है जिसको बाबा बूदन की पहाड़ी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, बाबा बूदन की पहाड़ी बार बार पूछे, इसलिए कि आज जो है ये कर्नाटक का बाबा बूदन की पहाड़ी लौह अयस्क के मामले में भारत का सबसे बड़ा भंडार या माइंस है। सबसे ज्यादा उत्पादन आज लौह का कर्नाटक ही करता है। और ये सब इस पठारी क्षेत्रों में मौजूद एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर। तो ये ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन के पठार, लोकेशन ध्यान रखना है, विस्तार ध्यान रखना है, उसकी आकृति ध्यान रखनी है, और 3 भागों में बटा हुआ है ये ध्यान रखना, इस क्षेत्र का विस्तार कहां है और उसके क्या फीचर है ये ध्यान देना। तो ये आपका दक्कन के पठार की बात। अब यहां पर हमने कहा था कि चूंकि दक्कन का पठार से ही पूरा दक्षिण भारत बना हुआ है, लेकिन चूंकि टुकड़े हैं अलग अलग और इसलिए इन पठारों को अलग अलग रूप में देखा गया। और टुकड़े का कारण क्या है? तो कारण यही है कि ये जो एरिया है, नदियों के बहाव से अपर्दन क्रिया जो होती है तो उसके कारण ये पठार टूट टूट करके बिखर गया। तो ये ध्यान रखना है, ये दक्कन के पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। अब इसी में एक और पठार है दक्षिण में, और दक्षिण के जो पठार है एक और, उसी में हम लोग को देखना है। और वो पठार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राज्य के आसपास ही, बिहार में ही, पहले तो बिहार में ही था लेकिन अब उसका लोकेशन चेंज हो गया। तो नेक्स्ट जो है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार, तो ये ध्यान रखना है। और छोटा नागपुर का पठार एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां सबसे ज्यादा खनिज मिनरल्स या खनिज संपदा या खनिज संसाधन का भंडार। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो छोटा नागपुर का पठार, इसका नाम जो है झारखंड के क्षेत्रों में कुछ राजाओं के पौराणिक कथाओं के आधार पर, नागवंशियों का यहां पर पहले अपना साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए उस नागवंशियों के कारण इसको नागपुर कहा जाता। और झारखंड में रांची में एक छुटिया नामक जगह है, और छुटिया के कारण इस जगह को छोटा या छोटा नागपुर के रूप में देखा गया, और इसलिए इस पूरे एरिया को छोटा नागपुर का पठार के रूप में देखते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का पठार यहां पर ऐसे, और इस रूप में एक ऐसा पठार है जो भारत के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड में इसका एक अपना पहचान है और उसी को हमको समझना। अब यहां ध्यान देंगे कि जब छोटा नागपुर के पठार के निर्माण की बात आती है तो ध्यान रखना इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में माना जाता, क्योंकि ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा। जब हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी पूरी एक खंड थी तो पैंजिया कहलाता, और जब टूटा तो नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड बन गया, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड बन गया, और ये सब गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। अब इसमें कैम्ब्रियन युग के समय इस छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ, और एक कैम्ब्रियन युगीन जो एरिया है यह काल है, ये लगभग आज से 5.4 करोड़ वर्ष पहले माना जाता। तो 5.4 करोड़ वर्ष पहले इस पठार का निर्माण का एक कालक्रम क्रोनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं तो पता चलता। अब यहां ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है, ये विस्तार थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि विस्तार में कुछ लोकेशन कभी कभी बदलता रहता है। जब झारखंड बिहार में था तो मुख्य रूप से इसका लोकेशन बिहार में था, अब झारखंड का बिहार के साथ 2000 में बंटवारा हो गया तो अब इसका लोकेशन झारखंड हो गया। लेकिन अगर विस्तार देखें तो मुख्य रूप से इसका विस्तार झारखंड ही। तो पहला तो एक राज्य याद रखना है झारखंड।
दूसरा याद रखना है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद याद रखना है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद याद रखना है थोड़ा सा कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का भी पकड़ता है, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कुछ पार्ट बिहार का और कुछ किनारा आंध्रा तक चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कुछ लोकेशन है जो आपको ध्यान देना। तो यही एक इंपॉर्टेंट छोटानागपुर के पठार का विस्तार है इतने राज्यों में, लेकिन मुख्य राज्य यही है आज जो ऊपर हमने लिखा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये मेन लोकेशन है जहां पर इस पठार का विस्तार। अब यहां ध्यान देना है कि छोटानागपुर के पठार का जो विस्तार है, इसको एक और उपमा के रूप में एक महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता, और इसको हम भारत का रूर कहते। ये ध्यान रखना है, रूर, कहीं कहीं रूहर भी लिख देता, तो भारत का रूहर कहे या रूर कहे, बात एक ही। और बार बार पूछेगा एग्जाम कि भारत का रूर या रूहर के नाम से जाना जाता है किसे, तो छोटानागपुर के पठार। तो भारत का रूर है, क्यों रूर है इसको समझना, और रूर इसलिए कि ये खनिज संपदा का मेन सेंटर, जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें मिनरल सोर्सेज सबसे लोकेटेड या सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही है एरिया। और ये ध्यान रखना है, इसका नाम रूर इसलिए कि इसका तुलना जो है, ये तुलना किया जाता है जर्मनी की राइन नदी बेसिन से, जर्मनी की राइन नदी बेसिन से। और इसलिए क्योंकि राइन नदी बेसिन में ही रूहर या रूर का क्षेत्र है, तो यह ध्यान रखना है कि जर्मनी की राइन नदी बेसिन में रूर क्षेत्र से इसकी तुलना होती है, और इसलिए इसको उपमा दिया जाता है। कारण क्या है कि राइन नदी बेसिन में कोयला बहुत बड़े पैमाने पर मिलता, और इतना ही कोयला का इस रूप में प्रचुरता इस नदी घाटी बेसिन में भी दिखता है, जिसको हम लोग दामोदर नदी घाटी बेसिन कहते हैं। और दामोदर नदी घाटी बेसिन का जो मुख्य एरिया है वो यही छोटानागपुर का पठार। तो कोयला के समानता की वजह से, जैसा कोयला का भंडार जर्मनी में है वैसा ही कोयला का भंडार भारत में इस क्षेत्र में, जिसको छोटानागपुर का पठार कहते हैं, और इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो कई बार पूछा है और आगे पूछा जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि इस छोटानागपुर के पठार को फिर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जैसे हमने 3 भाग में बांटा जाता, जैसे दक्कन के पठार को बांटा 3 भाग में, वैसे ही 3 भाग इसका भी। एक का नाम है रांची का पठार, तो रांची जो झारखंड की राजधानी है, तो रांची का पठार है। दूसरा जो है ये हजारीबाग का पठार है, तो हजारीबाग गए होंगे लोग जो झारखंड के हैं, बिहार के हैं, हजारीबाग का पठार। और तीसरा जो है ये है कोडरमा का पठार। ये सब जो एरिया है ये सब छोटानागपुर के एरिया में, और इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे रांची हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे कोडरमा हो, धनबाद हो, झरिया हो, बोकारो हो, ये सब वो लोकेशन है जहां पर मिनरल सोर्सेज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, और ये 3 भागों का जब औसत ऊंचाई निकालते हैं तो औसत ऊंचाई इस टोटल छोटानागपुर के पठार का लगभग 700 मीटर। तो ध्यान रखना है कि टोटल का औसत ऊंचाई अगर निकालेंगे तो इस छोटानागपुर के पठार का औसत ऊंचाई जो मिलता है वो लगभग 700 मीटर। ये ध्यान रखना, तो 700 मीटर हाइट वाला एक महत्वपूर्ण लोकेशन है औसत ऊंचाई के तौर पर, कि टोटल पठार की ऊंचाई निकाली जाए तो 700 मीटर। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो है छोटानागपुर का पठार, इसी को हमने कहा छोटानागपुर का पठार। अब छोटानागपुर का पठार का अगर थोड़ा सा विस्तार देखा जाए तो ये विस्तार 2 रूप में देखा जाता। तो इधर से ध्यान दिए होंगे, इधर से उत्तराखंड से ऐसे गंगा निकलती है और ऐसे बह करके ऐसे आती, इधर से महानदी निकलती है और ये
पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यहां गिरती है, ये बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऐसे। तो इधर गंगा का बेसिन है ये, और ये महानदी का बेसिन उड़ीसा का नीचे क्षेत्र हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि उड़ीसा के महानदी बेसिन तथा गंगा नदी बेसिन या गंगा के साथ साथ सोन नदी को भी जोड़ा जाता है। तो गंगा और सोन नदी का बेसिन उत्तर में और दक्षिण में महानदी का बेसिन, और इस रूप में ये बीच वाला लोकेशन जो है छोटा नागपुर का पठार का एरिया। तो ध्यान रखना है क्या, विस्तार की जब बात करेंगे तो विस्तार जो है ये ध्यान रखना है कि उत्तर में गंगा तथा सोन नदी का बेसिन, सोन नदी का बेसिन तथा दक्षिण में महानदी का बेसिन, महानदी का बेसिन। ये ध्यान रखना है, उत्तर में गंगा और सोन नदी और दक्षिण में महानदी का बेसिन से घिरा हुआ है ये ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा आपको, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़े तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच लगभग एक नदी बहती है जिसको दामोदर नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, नदी में पढ़ेंगे, ये दामोदर नदी को बंगाल का आतंक कहते। साथ ही साथ ये भारत के लिए वह एरिया है जहां पर सबसे अधिक मिनरल सोर्सेज मिलता है, और मिनरल सोर्सेज के लिए ये दामोदर नदी घाटी बेसिन को हमेशा याद किया जाता है। और इसलिए इस दामोदर नदी घाटी में डीवीसी का पहला बहुउद्देशीय परियोजना भारत ने लगाया। तो ये दामोदर नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पूछ देगा कि दामोदर नदी घाटी का बहाव या विस्तार क्षेत्र किसके बीच में या किस पठार के बीच में, तो छोटा नागपुर के पठार के बीच। अब यहां पर जब ये नदी बेसिन को देखते हैं तो यहां कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कोयला के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अवरक है, लोहा है, बॉक्साइट है, इसके अलावा यूरेनियम है, इसके अलावा आजकल सोना का भी एक खान का पता चला, इसके अलावा तांबा भी है, कॉपर। तो लोहा, कोयला, अवरक, बॉक्साइट, यूरेनियम, सोना, तांबा, इसके अलावा इस वेस्टॉस ये भी यहां पर मिलता। और इस रूप में ये कुछ महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है, इसका मेन लोकेशन इसी छोटा नागपुर के पठार में, और इसलिए इसको एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्सेज का मेन सेंटर के रूप में देखा जाता है। तो कोयला को ध्यान रखना है, अवरक, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम, सोना का भी एक जगह मिला है कुंडेर कोचा, जो अभी हाल फिलहाल में माइंस का काम यहां शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक नया भंडार का पता यहां चला। अब यहां ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर के पठार की जब बात करते हैं तो ध्यान देना है कि छोटा नागपुर के पठार के ये तीनों एरिया, जो तीनों एरिया है, इसमें सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दे तो ऊंची चोटी जहां भी होता है वो एक प्रश्न हो जाता है अपने आप में। तो ऊंची चोटी को ध्यान रखना, ऊंची चोटी किसका, तो इस छोटा नागपुर के पठार, और इसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी ये ध्यान रखना, और पारसनाथ की पहाड़ी इस पूरे छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, और जिसका ऊंचाई लगभग 1350 मीटर। ये ध्यान रखना है कि 1350 मीटर हाइट की ये एक पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी, जो इस पूरे लोकेशन में सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता। तो यही कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन से संबंधित बात कि किस रूप में इन पठारों को हम देखते हैं, कहां इसका विस्तार है, कहां कहां किन राज्यों में इसका लोकेशन है, उसका महत्वपूर्ण फीचर कौन सा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे भारत के प्राकृतिक विभाग। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। थैंक यू।